नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं अमरजीत सिंह यादव अपने YouTube चैनल वैष्णवी क्लासेस भाई अमरजीत सर के माध्यम से एक नवीन टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं, जो वर्तमान समय में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। अब यह एक ऐसी टॉपिक है जो मुख्य रूप से वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक डीएलएड, बीएड, एमएड हर प्रशिक्षण जितने भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज में इस टॉपिक को डाला गया। और सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरा होती है, यह इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले सूक्ष्म शिक्षण है क्या यह जान लें कि सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की एक विधि है, जिसमें कक्ष का आकार, छात्रों की संख्या और एक समय में एक ही कौशल छात्राध्यापक को बताया जाता है या एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, यहाँ देखते हैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सबसे पहले डीडब्ल्यू एलन ने 1961 ईस्वी में किया था। जो सूक्ष्म शिक्षण है, इस सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1961 में किसने किया था? तो डीडब्ल्यू एलन। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1961 में डीडब्ल्यू एलन ने किया था। और सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किस यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। सूक्ष्म शिक्षण है क्या? अगला प्रश्न हमारा उठता है कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या? तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की एक विधि है, जिसमें एक छात्राध्यापक को एक समय में एक शिक्षण कौशल में निपुण बनाया जाता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कैसे है या कितने चरणों में पूरा होती है। तो आपको बता दें, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया 10 चरणों में पूरा होती है। कितने चरणों में? 10 चरणों में पूरा होती है, जिसमें 4 जो चरण होते हैं यह प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा किए जाते हैं। प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा किए जाते हैं। जो 4 चरण होंगे यह प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा किए जाएंगे, और जो 6 चरण होंगे यह छात्राध्यापक के द्वारा किया जाएगा। छात्राध्यापक के द्वारा किया जाता है। ध्यान रहे, चाहे कोई भी डीएलएड छात्र कर रहा हो, चाहे बीएड कर रहा हो, चाहे एमएड कर रहा हो, ये ऐसे कोर्सेज है जिसमें अध्यापक को प्रशिक्षित किया जाता है। तो यहाँ पर इनमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं इनके लिए सदैव छात्राध्यापक शब्द प्रयोग किया जाता है, अध्यापक शब्द नहीं। अध्यापक देखिए 2 शब्द हैं इसमें, छात्र और अध्यापक। तो अध्यापक एक अभी छात्र की भूमिका में है, और जब सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा पूरे कौशलों पर वह अपना आधिपत्य कर लेगा, एक एक कौशल पर अपनी निपुणता हासिल कर लेगा, तो वह उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिर वहां से छात्र शब्द हट जाएगा और वह एक प्रशिक्षित अध्यापक कहलाने लगेगा। अब यहाँ पर जो सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया 10 चरणों में होती है, एक बार पुनः, तो 4 चरण प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा होते हैं, 6 चरण छात्राध्यापक के द्वारा होते हैं। तो इसको एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया किस रूप में होती है। तो पहले सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं, एक पहला जो चरण होगा, जो 4 चरण हमने बताया, तो एक प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा होगा पहला चरण, यह 4 चरण स्टार्टिंग के। और फिर दूसरा जो प्रक्रिया होगी
यह होगा छात्राध्यापक का, छात्राध्यापक। अब यहाँ पर जो यह वाला हम देखते हैं प्रशिक्षित अध्यापक सर्वप्रथम, इसमें क्या करेगा, पहला चरण में प्रस्तावना, पहले प्रस्तावना क्रम, प्रस्तावना क्रम अर्थात इसमें करता क्या है, एक प्रशिक्षित अध्यापक कि सर्वप्रथम छात्राध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण है क्या, सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार कहाँ पर हुआ, सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसने किया, सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित अनेक प्रकार का ज्ञान छात्राध्यापकों को देता है। कौन देता है, तो प्रशिक्षित अध्यापक। यह पहला चरण हो गया। पहला चरण, एक पहले सर्वप्रथम एक प्रशिक्षित अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण प्रारंभ होने से पहले, अब विद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण प्रारंभ होने जा रहा है, चाहे डीएलएड या बीएड या एमएड में, तो वहां पर सबसे पहले प्रशिक्षित अध्यापक छात्राध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताएगा, अर्थात उसको प्रथम चरण के रूप में रखा गया प्रस्तावना क्रम। फिर दूसरे चरण पर क्या करेगा सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में, कि शिक्षण कौशलों की चर्चा, शिक्षण कौशल की चर्चा दूसरे चरण में करेगा, शिक्षण कौशल की चर्चा। अब शिक्षण कौशल की चर्चा, इसके माध्यम से यह छात्राध्यापकों को एक प्रशिक्षित अध्यापक बताएगा कि आपको कितने शिक्षण कौशलों पर सूक्ष्म शिक्षण करना है। उन शिक्षण कौशलों में प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, इस प्रकार से अनेक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हमारी एक अलग ही टॉपिक आप लोगों के बीच में अगला वीडियो में लेकर के आऊँगा, शिक्षण कौशल, तो वहाँ पर एक एक कौशल की चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का दूसरा जो चरण है शिक्षण कौशल की चर्चा। यहाँ पर एक प्रशिक्षित अध्यापक मुख्य रूप से अभी छात्राध्यापक को विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों से अवगत करा रहा है और उन शिक्षण कौशलों के घटकों से भी एक छात्राध्यापकों को अवगत करा रहा है। फिर तीसरे चरण में क्या है, यहाँ पर ध्यान देते हैं, तीसरे चरण में पाठ का प्रस्तुतिकरण, पाठ का प्रस्तुतिकरण। अब पाठ के प्रस्तुतिकरण में एक प्रशिक्षित अध्यापक छात्राध्यापकों को बताएगा कि आप अपने पाठ का बच्चों के मध्य 5 से 20 छात्रों के मध्य किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। इसमें यह बताया जाता है कि मुख्य रूप से एक प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा कि अगर कोई भाषा पढ़ा रहे हैं, भाषा चाहे हिंदी, चाहे संस्कृत, चाहे अंग्रेजी, तो आप बुक को ले करके आप पढ़ेंगे और स्वस्वर वाचन, आदर्श वाचन उसमें करेंगे। अभी ये चीजें प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा बताई जा रही हैं। पाठ का प्रस्तुतिकरण में यह चीजें पूरी बताई जाएंगी। फिर यह एक प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा यह भी बताया जाएगा कि जब आप पाठ का प्रस्तुतिकरण छात्रों के मध्य आप कर रहे होंगे तो आपके कार्य की आलोचना होगी। तो यहाँ पर हम चौथे चरण में चलते हैं, आदर्श पाठ की आलोचना, आदर्श पाठ की आलोचना। अब इसमें क्या बताएगा एक प्रशिक्षित अध्यापक, यह बताएगा कि जब आप अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण 5 से 20 छात्रों के मध्य आप कर रहे हैं तो आपके कार्य की आलोचना आपके प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा की जाएगी। अर्थात इसमें यह बताया जाता है कि आप जिस कौशल में निपुणता हासिल करना चाहते हैं उस कौशल के घटकों का प्रयोग आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको लिखित रूप में एक प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा छात्रों को अवगत कराया जाएगा। तो इस प्रकार से एक प्रशिक्षित अध्यापक, देखिए 4 चरणों में पूरा यह प्रक्रिया के 4 चरण जो प्रारंभिक के हैं 4 चरण एक प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा किए गए। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब ध्यान से समझेंगे, अब जो 6 चरण होंगे, अब 6 चरण एक छात्राध्यापक के द्वारा किए जाएंगे। अब 6 चरण छात्राध्यापक में तो पहले इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक छात्राध्यापक पाठ योजना का निर्माण करेगा, पाठ योजना का निर्माण।
अब एक छात्राध्यापक घर से एक सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण करके लाएगा। अब यहाँ पर जो पांचवा चरण है, यहाँ पर देखिए आप, पांचवा चरण है, एक छात्राध्यापक इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए एक घर से सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण करके लाएगा। छठवें चरण में जो पाठ योजना का निर्माण वो घर से करके लाएगा, उसका 5 से 20 छात्रों के मध्य प्रस्तुतिकरण करेगा। अर्थात जो पाठ योजना घर से छात्राध्यापक ने निर्मित करके लाया है, उस पाठ योजना को 5 से 20 छात्रों के मध्य पढ़ाएगा, तो वही प्रस्तुतिकरण करेगा। फिर जब पढ़ाएगा तो यहाँ से एक आपको ध्यान दें, यहाँ से बताया गया एक प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा कि जब आप कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं तो आपके पढ़ाते समय आपके कार्य की आलोचना की जाएगी। तो यहाँ पर वास्तविक कक्षा में पाठ की आलोचना हो रही है, यहाँ पर पाठ की आलोचना होगी। यहाँ पर मुख्य रूप से एक पाठ की आलोचना की जाएगी। पाठ की आलोचना यहाँ पर इस बिंदु के माध्यम से 7वां पर देखेंगे, पाठ की आलोचना। अब पाठ की आलोचना अर्थात पढ़ाते समय एक प्रशिक्षित अध्यापक छात्र के कार्य की आलोचना किया कि आपने दिए गए कौशल या जो कौशल सीख रहे हैं उन कौशलों के विभिन्न घटकों का आपने प्रयोग किया या नहीं किया। अगर किया तो आपने किस घटक का प्रयोग किए और किस घटक का प्रयोग नहीं किए, यह एक प्रशिक्षित अध्यापक छात्राध्यापक को प्रस्तुतिकरण करते समय अवगत कराएगा। अब प्रस्तुतिकरण करते समय जब अवगत कर देगा और जान जाएगा छात्राध्यापक, तो एक पुनः पाठ योजना का निर्माण करेगा। पुनः पाठ योजना का निर्माण करेगा। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी पुनः पाठ योजना को निर्मित करेगा। अब पुनः पाठ योजना का निर्माण जब करेगा तब यहाँ पर मुख्य रूप से एक छात्राध्यापक निर्मित करने के बाद या जब निर्मित कर लिया, अब पुनः पाठ योजना का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं पुनः पाठ योजना का निर्माण। अब पुनः पाठ योजना का निर्माण कर दिया छात्राध्यापक ने, तो 9वें चरण पर जब निर्मित कर लिया पाठ योजना का तब प्रस्तुतिकरण करेगा। तो 9वें नंबर पर पुनः पाठ का प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण। अब जब पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा तो इस कार्य की 10वें नंबर पर पुनः आलोचना होगी। पुनः आलोचना। अब यह कार्य जो पुनः आलोचना हो रही है, अब यह कार्य पूर्ण रूप से छात्राध्यापक को एक प्रशिक्षित अध्यापक बताएगा कि आपने कहां पर कमियां की। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब पुनः फिर पाठ योजना का निर्माण करेगा शिक्षक, और यह कार्य तब तक चलते रहेंगे जब तक कि दिए गए कौशल में छात्राध्यापक पूर्ण रूप से निपुण न हो जा। इस प्रकार से हम लोग एक बार पुनः देखते हैं कि यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया हमने आप लोगों के बीच समझाया, और इसमें देखें कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया 10 चरणों में पूरा हुई, जिसमें प्रारंभिक के 4 चरण एक प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा किए गए और बाद के जो 6 चरण हैं एक छात्राध्यापक के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले जो प्रस्तावना क्रम है, इससे भी प्रश्न आया कि सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण है, तो सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण ये प्रस्तावना क्रम है, या कहीं कहीं आप देखेंगे प्रस्तावना क्रम को ही इसी को अभिविन्यास भी लिखा गया, अभिविन्यास भी बताया गया, इसी को ही अभिविन्यास भी इसी प्रस्तावना क्रम को ही बताया गया। अब इसके माध्यम से जो प्रशिक्षित अध्यापक है छात्राध्यापक को सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ, सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र सभी को बताएगा। फिर दूसरे में जितने भी सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण कौशल पर आपको अभ्यास कराया जाएगा, जितने भी शिक्षण कौशलों में आपको निपुण कराया जाएगा वह शिक्षण कौशल की चर्चा करेगा।
फिर तीसरे में आपको बताएगा कि पाठ का प्रस्तुतिकरण छात्रों के मध्य आप कैसे करेंगे। फिर यह भी बताया जाएगा कि आप आदर्श पाठ का जब प्रस्तुतिकरण करेंगे कक्षा कक्ष में तो आपके कार्य की आलोचना एक प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा की जाएगी। फिर इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए एक छात्राध्यापक पाठ योजना का निर्माण करेगा, पुनः यह प्रस्तुतिकरण करेगा, फिर पाठ योजना की आलोचना होगी, पुनः पाठ योजना का निर्माण करेगा, पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा और पुनः आलोचना होगी। जो छात्राध्यापक के यहाँ जो 6 कार्य हैं, यही 6 कार्य ही सूक्ष्म पाठ योजना चक्र बन जाते हैं। यह जो पाठ योजना का निर्माण, प्रस्तुतिकरण, पाठ की आलोचना, पुनः पाठ योजना का निर्माण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः आलोचना, यही जो 6 चरण हैं, यही 6 चरण मुख्य रूप से वह सूक्ष्म शिक्षण के चक्र बन जाते हैं। और यह सूक्ष्म शिक्षण के चक्र तब तक चलते रहते हैं जब तक कि एक छात्राध्यापक दिए गए कौशल में पूर्ण रूप से निपुण न हो जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया पूरे 10 चरणों में पूरा हुई और सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसी में अगले टॉपिक में हम आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण चक्र भी बताएंगे कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है, कितने चरण होते हैं और भारतीय संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण के लिए कुल कितना समय निर्धारित किया गया है। अब आगे हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, जिससे सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के बारे में अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। और आगे हम इसी प्रकार से आपके समूह वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।